गुड इवनिंग ऑडियंस। आज हम एक रैंडम टॉपिक पकड़ते हैं। टॉपिक वही रहेगा कि जो मेरी स्ट्रेंथ है। पहले तो जो मैंने बोला है कि स्ट्रेंथ है, तो हम सब डॉक्टर्स किसी ना किसी स्ट्रेंथ पे प्ले करते हैं ना। कोई ऑर्गेनल पे प्रैक्टिस करता है, कोई किसी की प्रैक्टिस मटीरिया पर है, किसी की रूब्रिक पर है, कोई माइंड पर करता है, कोई सैगल मेथड से आगे बढ़ा हुआ है, तो कोई संकरण मेथड से। सबके क्लिनिक में मरीज देखने का तरीका सबका अलग अलग। तो मैं मेरी स्ट्रेंथ पे प्ले करती हूँ जिस तरह से पैथोलॉजिस्ट देखती हूँ। तो सॉरी। तो यही देखते हैं पहले कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वो हमें कैसे पता लगे और हमें फॉलो क्या करना है लाइफ में। किस तरह से हमारी प्रैक्टिस का जो बेस है वो बनना चाहिए। आप जब भी कुछ सीखते हो हमें समझ में आता है। जैसे मैं डॉक्टर नीलम को फॉलो करती हूँ, तो मुझे उनको समझ आता है कि हाँ वो कैसे मूव ऑन करते हैं अपने क्लिनिक में। मैं डॉक्टर योगेश को, डॉक्टर मनीष को देखती हूँ, संजय को देखती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि हाँ किस तरह से ये मरीजों को देखते हैं। पर क्या वो चीज मैं अपनी क्लिनिक में एक्सप्रेस कर पाती हूँ? अब सीख तो मैंने लिया, क्या मैं वो उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ? क्या मैं उसको आगे बढ़ा पा रही हूँ? ठीक है। वो चीज का देखना जरूरी है। जिस तरह से हम गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं कि उनके कितने शिष्य थे अलग अलग ना। किसी को उन्होंने तीरंदाजी में, किसी को भाला में, किसी को गदाधारी बनाया। लेकिन विद्या तो सबको एक जैसे दे रहे थे ना। लेकिन सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग अलग। तो उनके जितने भी शिष्य लोग थे सब अपनी स्ट्रेंथ में माहिर थे, अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करते थे। आप अगर देखो, युधिष्ठिर का अलग जोन था, उनका हथियार अलग था। आप दुर्योधन को देखो, उनका अलग था। आप अर्जुन का देखो, उनका अलग था। तो हर एक जो भी इंसान एक जंग में जाता है, युद्ध में हिस्सा लेता है, तो उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है जिसको वो आगे बढ़ाता है। जबकि ये नहीं है कि उसको बाकी चीजें नहीं पता होती। हमें मालूम होना चाहिए कि बाकी की चीजें क्या है, कैसे होती हैं, होती भी है या नहीं होती, या हम ऐसे ही फालतू में फिल्टर फेंक रहे हैं, है ना। सिर्फ सुनी सुनाई बातें, क्यों सुनाई सुनाई बातों पे हम यकीन करें? मालूम होना हमारा जरूरी है। सॉरी भाई। तो मालूम होना और उस चीज को एक्सप्रेस करना अपने वे में, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। डॉक्टर नीलम को मैं देखती हूँ, योगेश सर को देखती हूँ, मनीष को देखती हूँ। सबकी अपनी अपनी एक ऑरा है, सबका अपना अपना एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज को समझते हुए भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा जोन अलग, मेरा तरीका अलग है। समझ के उस समझ को यूज करना भी तो आना चाहिए ना। ठीक है। इसी तरह से जब हम अपनी क्लिनिक में बैठते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ का पता लग गया है कि हाँ मैं इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, या ये चीज मुझे एक्सप्रेस करनी आ गई है, मुझे ये चीज अच्छे से पकड़नी आती है, तो हम उसको अपनी ताकत बनाते हैं। उसी तरीके से आप पेशेंट्स निकालना शुरू। हर वे एक बेहतरीन तरीका होता है। आप सैगल्स में जाओगे, वो भी जिस तरह से वो माइंड पकड़ते हैं पहले 4-5 लाइंस में, उनकी कनेक्टिविटी रहती है। मैं नीलम मैम को हमेशा देखती हूँ, वो हमेशा बोलती है मेरे को कि लोग मुझे मैसेज कर देते हैं एक सेंटेंस लिख के, ये मेरे मरीज ने बोला है, इसका रूब्रिक बना दी। तो वो गलत तरीका है। आप एक लाइन का रूब्रिक बना सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन क्या वो रूब्रिक आपके जो केस है उसमें वो हिस्सेदारी रख सकता है या नहीं? क्योंकि उन बाकी के रूब्रिक्स के साथ, बाकी के सेंटेंसेस के साथ उस चीज की कनेक्टिविटी का भी होना जरूरी है। अपनी लाइव एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, मेरे को आज खांसी बहुत हो रखी है। जिस तरह से मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं एक चीज इधर को लेके जाऊंगी और दूसरी बात मेरा सेंटेंस किसी और तरफ का होगा, तो मैं कनेक्शन नहीं बना पाऊंगी अपने सेशन में, अपने लेक्चर। तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, उस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं करोगे और छोड़ भी दोगे।
तो कनेक्टिविटी का केसेस में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो सैगल मेथड से हो, चाहे वो संकरण मेथड से हो, चाहे वो थेरापेटिकली हो, चाहे वो हनेन मेथड, कोई भी मेथड हो, हमें उसकी तह तक पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन योर केस। क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सवालों के जवाब अगर हमारे पास रहते हैं तो हम अपने केसेस को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हमारा बेस जो मैंने बच्चों को हमेशा स्टूडेंट्स को बताती हूँ। दूसरा मेरा ये रहता है हमेशा शेयर करना, जो मैं करती हूँ, मैं पैथोलॉजिकल केसेस ज्यादा देखती हूँ, कि हमें हमेशा शुरू से जॉब मेरी हॉस्पिटल्स में रही है, तो केसेस उस तरह से आते रहे, तो वही मेरी ताकत बन गई है। डायग्नोज वर्ड के साथ प्ले करना, रिपोर्ट्स के साथ प्ले करना, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो समझ आने लग गया, मुझे वो एक्सप्रेस करना आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि इस चीज की जरूरत है, जबकि सैगल से भी जाते थे, संक्रंस में भी कर सकते हैं आप, है ना। तो क्यों हमको ये वाला मेथड जो लोग अडॉप्ट करते हैं उनको क्यों लग रहा है कि इसमें ये चीज की जरूरत है। मुझे क्यों लगता है कि अगर डायग्नोज वर्ड साथ होगा तो मेरा केस इजीली मैं सही कर सकती हूँ। विदाउट डायग्नोज वर्ड मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये हमेशा मुझे लगता है। चाहे वो संकरण वाला कोई डॉक्टर अगर आता है तो वो भी तो डील करता है ना उसमें, सैगल वाले भी डील करते हैं, थेरापेटिक्स में भी आप सिम्टम बेसिस पे ले जाओगे तो वो भी डील कर देंगे। पर मेरा हमेशा ये रहता है कि हाँ इसको क्या हुआ होगा, उसके प्रोग्नोसिस में क्या आएगा, हमने उसको डील कैसे करना है, उसके आगे पीछे की सारी कहानी बताना, ये मेरा तरीका है। मुझे ऐसे क्यों लगता है, मैं कुछ केसेस की आपको एग्जांपल देती हूँ। बहुत साल पहले, मैं रेडी नहीं हूँ, जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो केसेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं सिर्फ वही आपको शेयर करने जा रही हूँ। कुछ साल पहले ना, कुछ 6-7 साल पहले, 5-6 साल लगा लो, एक डॉक्टर की मदर का केस था। एलोपैथिक डॉक्टर थे, तो मेरे ही कोलीग थे। अब एलोपैथिक डॉक्टर्स का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कॉन्वर्सेशन एक डिफरेंट लेवल पर रहता है, कि शी इज सफरिंग फ्रॉम इकोलाई, तो आप दवाई दे दीजिए, दैट्स ऑल। इसके आगे पीछे कोई स्टोरी नहीं है, इकोलाई पॉजिटिव आया है, आप दवाई दे दो। हमारे लिए वो इनफ नहीं है ये स्टोरी। और होम्योपैथ हमें उसमें चाहिए सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। और मैं चाहे पैथोलॉजीज पे काम करती हूँ, रिपोर्ट्स पे काम करती हूँ, मेरे लिए भी कुछ सिम्टम्स का जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मटीरिया में हमें वो चीज को पकड़ना है। ई कुलाई के लिए 20-25-30 मेडिसिन हो सकती, लेकिन उस इंसान के लिए अलग क्या है, उसका सिमिलिमम कहाँ टच करता है ना। वो सिंगल रेमेडी के लिए मुझे कुछ तो पता होना चाहिए। तो हमारे सवाल भी ऐसे होने चाहिए कि वो फटाक से बता भी दे हमको, और हमारा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इजी भी हो जाए। ये कब हो सकता है? जब हमको उस वर्ड के साथ कोई भी जानने का, कोई भी उसके साथ रूबरू होने की तकलीफ ना हुई है। हमें इक्वलाई के कोई भी डायग्नोज वर्ड है वो मुझे मालूम होना चाहिए। वैसे तो आजकल गूगल सब कुछ बताती है, इजी हो जाता है, पर मरीज के सामने हम गूगल करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर हम डिजीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ इसके क्या सिम्टम्स रहे होंगे, क्या कॉजेशन रही होगी, तो इसको क्या तकलीफ हुई। अगर हम ई कोलाई के बारे में देखें तो क्या होता है, हमारे जीआईटी में रहेगा, क्या तकलीफ कर सकता है हमें, कॉन्स्टिपेशन कर सकता है, डायरिया कर सकता है, हमें यूटीआई ज्यादा हो सकती है। अब मरीज से हम ये पूछ सकते हैं ना एटलीस्ट कि भैया ई कोलाई तो है, लेकिन आपको तकलीफ ज्यादा क्या हो रही है, परेशान किस चीज के लिए हो रहे हैं। पता कैसे चला कि ई कोलाई है? कोई तो तकलीफ हुई होगी ना जो आपने टेस्ट करवाया हो। तो अब वो कुछ तो एक्सप्रेस करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे यूरिन इन्फेक्शन बहुत हो, वजाइनल इच बहुत थी, 80+ वो लेडी थी,
मुझे वजाइनल इच बहुत रहती है, और पाइल्स है मुझे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती थी। पाइल्स हो गया हुआ है, लेकिन पाइल्स का ऑपरेट नहीं हो पा रहा, डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, क्योंकि इकोलाई बहुत ज्यादा है, 10,000 से ऊपर है। और अब हमारे पास सिम्टम क्या है कि उसको इचिंग ज्यादा है, वजाइनल इच। ठीक है। और अगर हमें पता है कि ई कोलाई कहाँ पे रहता है, कौन से बॉडी ऑर्गन को पकड़ता है, तो वो क्या होता है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आप देखोगे, जीआईटी का सारा म्यूकस मेम्ब्रेन वो कवर कर सकता है। अगर ई कोलाई आपको सीवियर हो जाए, उसका इन्फेक्शन आपको, अगर वो आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है ई कोलाई, तो उसका म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है ई कोलाई की। तो इस पेशेंट में क्या है कि कॉन्स्टिपेशन तो है ही है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स भी हो गया। अगर आपको पाइल्स का पता होगा कि पाइल्स होता क्यों है, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है कि कॉजेशन, अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, ठीक है, तो पाइल्स के चांसेस रहते ही रहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। कॉन्स्टिपेशन के हम मेजर दो रीजन पकड़ते हैं। एक, हमारा फूड ही जो है वो हार्ड फॉर्म में आ रहा है, पच ही नहीं रहा। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारी बाउल जो मूवमेंट्स हैं वो सही नहीं है, वो पैरालाइज हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीआईटी की वजह से, किसी की आवाज आ रही है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीआईटी की वजह से, ई कोलाई की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन खराब हो चुका है, जिसकी वजह से जो खाना पचना चाहिए वो हार्डनेस में रह रहा है और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में सारा खराब हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वो जो यूरिनरी एरिया है, वजाइनल एरिया है, वहां पे भी उसको इशू है। ठीक है। इसीलिए उसके बस भी आ रही है यूरिन। अब वो रेमेडी पिक करनी है हमको, जो सीधा सीधा म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैक, जो जीआईटी पे अटैक। अब अगर म्यूकस मेम्ब्रेन की ढूंढेंगे तो बहुत 100 ऑफ मेडिसिन, किसको एक को लेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि सिर्फ म्यूकस और जीआईटी, ये केस बहुत पुराना है, एक दो सिम्टम्स और भी होंगे लेकिन मुझे इतने याद नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल की तरह आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमने मर्क कॉर दिया था, और विद इन 4 और 5 डेज उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, और 15-20 दिन में उनका पाइल्स का ऑपरेशन भी हुआ। तो एक सक्सेसफुल जर्नी इस मरीज के साथ रही, जो मुझे लगा कि हाँ, अगर मुझे डायग्नोज वर्ड ना पता होता शायद मैं फेल हो जाती। पर ये केस अगर सहगल्स के पास जाता, संकरण के पास जाता, वजेकर्स के पास जाता, वो भी इसको सॉर्ट आउट करते, लेकिन उनके अपने तरीके से। ठीक है। हम ये कभी नहीं सोच सकते कि हाँ मेरी थाली का लड्डू बेहतर है, उनका नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब भी कोई भी मेथड को आप यूज करें, आपको उसके अंदर की कनेक्टिविटी जो होती है उसका प्रॉपर आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। मैं, संजय बहुत वो एग्जांपल देते हैं तोरन की। संजय के स्टूडेंट्स को पता होगा कि संजय हमेशा तोरन की एग्जांपल देते हैं कि जब एक तोरन बनता है ना, वो एक पत्ता, फिर उस धागे को आगे लेके जाते हैं, दूसरा पत्ता लटक रहा होता है, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन। लेकिन बीच में से अगर आप एक पत्ता निकालोगे तो वो एक ही निकलता है, और वो गंदा भी लगता है, और वहां पे कई बार गांठ भी बन जाती है। वो करने की बजाय अगर धागे को अच्छे से देख लो कि हाँ ये कनेक्टिविटी में जा रहा है, इस साइड से या इस साइड से किस तरह से आपको खींचना है, किस कीज में खींचना है, ताकि सारे के सारे जितने भी लीव्स उसमें लगे हुए हैं धागे में, वो एक बार में नीचे गिर जाए। यहाँ पे तोरन बेस्ट एग्जाम्पल है अपने केसेस को एक कनेक्टिविटी में ढालने के लिए। आप कोई भी मेथड कीजिए, लेकिन आपके मरीजों में, आपके मरीजों की भाषा में, आपके केसेस में एक कनेक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और एग्जांपल देती हूँ। ऐसे ही एक केस की 3-4 दिन पहले केस आया, अभी मेरे पास उसका रिजल्ट नहीं है, बट मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। एक पेशेंट आए मेरे पास, जो उन्होंने बोला मुझे कि मुझे मल्टीपल कैलकुलाई दोनों किडनीज में, एक एक किडनी में 7-8 कंक्रीट भी है, और
किडनी स्टोन्स भी रहते हैं, और पिछले 4 साल से 3-4 साल से यही सब चलता रहा है, और 3-4 तो मेरे को ऑपरेट भी हो गए हैं। बड़ी सरप्राइज के यार, ऐसा भी क्या है कि किडनी स्टोन्स आके बन रहे हैं और होम्योपैथी इतना अच्छा रिजल्ट देती है, और ये होम्योपैथी भी ले चुकी है ना। तो स्टोन ही ना जा रहा हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? कुछ तो ऐसा होगा, या तो ये गलत बता रही है, या जिस डॉक्टर ने गाइड करा है वो इसको बेवकूफ बना रहा है, कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। सॉरी। लेकिन जैसे ही उस केस को इंक्वायर करा, हम थोड़ा पीछे गए, तो वो एक वर्ड बोल रहे थे, आरटीए, आई एम सफरिंग फ्रॉम आरटीए। तो जब हमने आरटीए को रीड करा, वो था रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। और अगर आप रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस पढ़ते हो, तो उसमें ही एक सिम्टम आता है कि वो किडनी में मल्टीपल कैल्कुलाई बनाता है, और सीवियर कैल्कुलाई होते हैं उसमें, एक के बाद एक। ठीक है। और वो ऑब्स्ट्रक्ट भी करते हैं किडनी। तो वहां पे उस मरीज को हम अगर कैलकुलाई निकालते भी हैं, तो क्या होगा? बनते रहेंगे, क्योंकि हमने उसका रूट नहीं हिलाया, है ना, हम उसके बेस पर गए ही नहीं है। समझते हो? किसी भी पौधे को हम जब किसी गमले में लगाते हैं, उसमें पनपने की हैबिट हो, है ना, रीग्रो करने की उस प्लांट की हैबिट हो, आप जितना मर्जी ऊपर से काट लीजिए, वो रीग्रो कर जाए। तो उसको खत्म कैसे करना है? उसके रूट पर काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा जो रूट किल हो जाए, कुछ ऐसा जो रूट उखाड़ के फेंक दिया, ऑपरेट करना, उखाड़ देना, या कुछ ऐसा इलाज जो ऐसी दवाई बीच में डाली जाए वो रूट ही खत्म हो जाए। तो जब हमने आरटीए को पढ़ा, उसके सिम्टम्स थे कि पोटाशियम लेवल उनका बिगड़ेगा, और उनके जॉइंट पेन्स, और ट्रेम्बलिंग, कंफ्यूजन, डिप्रेशन सीवियर हो सकता है उनको, और वो सिम्टम्स उसमें दिख रहे थे। मल्टीपल ऑर्गन्स को आरटीए ने पकड़ा हुआ था। लेकिन हमारे डॉक्टर्स में हमारे ये रहता है कि आपका अर्थराइड, ये जॉइंट पेन है, आप अर्थ वाले को दिखाएंगे। चेस्ट इन्फेक्शन आया, आपको लंग का इन्फेक्शन आ गया, चेस्ट वाले को दिखाएंगे। तो मरीज के दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे तो 5 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, तो 5 बीमारियां हैं। लेकिन फॉर ए होम्योपैथ, हम उसको एक सिंगल पॉइंट पर लेकर आ सकते हैं, जैसे मैंने तोरन का एग्जाम्पल बताया। तो जब हम उसको वहां लेके आए हैं, तो उसका करंट फेस जो सामने था, वो सिर्फ यूटीआई का, कि सीवियर बर्निंग होती है यूरिनेशन के टाइम, और मुझे फीवर भी रहता है। कोई स्टोन बाहर निकल रहा होगा तो इन्फेक्शन हुआ होगा ऑब्वियसली, तो बर्निंग भी रहेगी। अभी के लिए तो उनको कंथैरिस दिया, जिससे थोड़ा फर्क भी पड़ा है। आगे जाके देखेंगे उनमें होता क्या है। मैं ये एग्जांपल सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी कोई डिजीज, कोई सिम्टम ऐसा होता है जो किसी बड़ी बीमारी का पीछे से आ रहा होता है, और हम उसको नहीं समझते। और हमारे लिए समझना कितना जरूरी है, और अगर हम नहीं समझते तो पेशेंट खराब होके कहाँ तक जाता है। ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है जब ऐसे कोई बीमारी वाला मरीज हमें मिलता है और ठीक हो जाता है, तो हमें भी अच्छा लगता है यार, ये सही हो गया। ठीक है। अभी तक के लिए कोई सवाल? कोई तो बात करो मुझसे। मेडिसिन क्या दी फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस कौन सा था? कोलाई, ई कोलाई वाला। उसमें मर्कॉर दिया था। कोलाई। हाँ जी। मर्कॉर। मैम ओके। पोटेंसी। 30। 30। ओके। मेरी पोटेंसी 30 और 6 ही रखती है, इससे ज्यादा आप बहुत कम जाती हूँ। और और ये सेकंड केस में? कैंथारिस की भी। आती है वाली की। हाँ जी, कैंथारिस इनकी में भी तो यही दी थी। अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, तो लेकिन कल के फॉलोअप में वो ठीक थी, कंथैरिस। अभी तो नहीं, आगे कौन सी चलेगा ये पोटेंसी? केस। 30 में ही। 30 में ही दी थी। ओके। मैं ऊपर नहीं जाती, नीचे नीचे ही। और सेकंड केस में? सेकंड केस कौन सा था? यही जो यूरिन बार बार स्टोन जो बन रहे थे? उसी में 30 में ही। अच्छा, कैंथेरिस ही है इसमें? कैंथैरिस ही दिया अभी, क्योंकि अभी उनका जो अच्छा करंट फेज ओके। था वो क्या था, कि मुझे जब भी यूरिन पास करती हूँ बर्निंग बहुत होती है। ठीक है। ओके। और मुझे फीवर हो रहा है, तो ऑब्वियसली कोई स्टोन जैसे पसरा होता है,
या निकल गया होता है तो इन्फेक्शन कर जाता है, थोड़ी बहुत यूटीआई हो जाता है, तो यही रीजन लगा तो हमने कैंथारिस दिया, तो उनका वो सही हो रहा है। कैलकेरियर इनएलिस मेडिसिन भी होती है जिसमें बार बार स्टोन बनते रहते हैं, वो हाँ टेंडेंसी को रोकने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कैलकेरियर बनते इनएलिस। रहते, बिल्कुल बनते रहते हैं। आप मेड्राइनम में जा सकते हो, आप बर्बेरिस में जा सकते हो, कलकेरिया काम में जा सकते हो, बहुत सारे रेमेडीज मिलेंगे इस पिक्चर। पर हमको ये देखना है कि रीजन बिहाइंड मेकिंग द स्टोन्स, वहां पे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है। जब तक वो करेक्ट नहीं होता ये सब स्टोन्स तो बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। है ना। हम्म। ये ठीक है। तो मतलब दिख रहा है ना हमको, चेहरा स्टोन्स बन गए तो वो हमें दिख रहा है, हम डील कर रहे हैं, पर इसके पीछे क्या है। वो होता है ना, हम्म। तस्वीर के दो रुख होते हैं ना, एक तो हमें दिख जाता है, दूसरा। हेलो। ठीक है, हाँ जी, समझ गई। तो दूसरा दूसरा तो हमें ऐसे पलटना पड़ेगा ना। रीअक्रेंस ऑफ किडनी स्टोन्स का एक रीजन पैराथायराइड पीटीएच। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हो बहन जी? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। समीक्षा जी कैसे हो? बस ठीक है डॉक्टर साहब, बढ़िया, आप बताएं। ऑल वेल ऑल वेल। आज मैं भी फ्री था 2 मिनट, तो मैं कहा चल ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। गुड टू सी यू रीनल सर। स्टोन्स का, थैंक यू रीनल थैंक यू। स्टोन्स में बहुत अच्छा हाथ है रीनल ग्लैंड का, तो वो भी एक रीजन रहता है। पर इस केस में जो है आरटीए रीजन रहा है, तो यहाँ पे हम इस पे काम करेंगे। अभी तो देखेंगे कि आगे क्या आता है इस केस में, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो ये निकल जाए थोड़ा सा, उसका फेस निकल जाए। और कोई केस? कोई और सवाल? आगे बढ़े क्या? हाँ जी। यस मैम। अ, अभी परसों मेरा एक आना है आईएचपीएफ के साथ ज्वाइंट्स पे, इस पे अर्थराइटिस पे आना है, तो वो थोड़ा दिमाग में चल रहा है, तो उसी की एग्जांपल्स पिक करते हैं। जैसे हम ज्वाइंट पेन्स देखते हैं, घुटना दर्द हो गया, हमारे पास कोई आ गया, ठीक है, हम नो डाउट के हम उसके सिम्टम्स लेकर उसको दवा दे सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि हमने उसके रूट कॉज पर नहीं गए हैं, तो वो रिलैप्स होके केस आएगा। लेकिन हम डॉक्टर बेहतर है, उसका दर्द गायब कर दिया, उसके सिम्टम्स चले गए हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर हमें डायग्नोज वर्ड पता है, हमें उसके बैक स्टोरी पता होगी, अगर थोड़ा काम हम वहां पे भी कर ले, तो वो पूरी तरह से सही भी हो सकता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो पूरी तरह से नहीं ठीक होता है, जैसे ऑस्टियोप्रोसिस है, हम उसमें नहीं कह सकते कि आप कंप्लीटली ओके हो जाएंगे। शुरू शुरू में ठीक हो सकते हैं पेशेंट, पर जब डैमेज ज्यादा होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए भी। हम बोन को रीग्रो कैसे कराएंगे ना, उसमें बहुत समय लगता है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहती है। तो उसमें अलग अलग, जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाओगे, ऑटोम्यून डिजीजेस कुछ रहती है, सार्कोइडासिस है, जैसे एसएलई है, ठीक है, ल्यूपस है, अर्थराइटिस है, ये रीजंस रह सकते हैं। अ, अगर जॉइंट्स का हम देखते हैं नी पेन में, नी में, तो पहले तो अगर हम ये देखें, वो नी 5-6 चीजों से मिलके बनता है। एक जॉइंट बनने के लिए अलग अलग टेंडन्स, बर्सा, मसल्स, बोन्स, तो अलग अलग चीजें होती हैं। तो कई बार जो बर्सा होता है उसमें इन्फेक्शन आता है, इन्फ्लामेशन वहां पे भी रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये इन्फ्लामेशन कहाँ पर है, कितनी देर के लिए रह सकती है, और ये जा चले जाएगी थोड़ी देर। गाउट एक डायग्नोज रह सकता है वहां पे, जिसमें हम प्रोटीन्स को कम करते हैं डाइट, किडनी की फिल्ट्रेशन को एक्टिव करते हैं कि फिल्टर हो जाए और वो एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड निकल जाए, ठीक है। और बॉडी को भी एक्टिवेट करते हैं, ज्यादा प्रोटीन हजम भी होना शुरू, ठीक है। इसके अलावा कोई इंजरी हो सकती है, और इंजरी में टेंडन्स खराब हो सकते हैं, वर्सा खराब हो सकता है हमारा, मसल्स हमारे फ्रैक्चर हो सकते हैं, बोन फ्रैक्चर हो सकती है। और कई बार सिर्फ
ठुकने की वजह से, जिसे हम ब्लंट इंजरीज बोलते हैं, उससे स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा सेप्टिक हो सकता है जॉइंट्स में, सिनोवियल फ्लूइड रहता है हमारे जॉइंट्स में ना, ताकि एक कुशन का काम करता है सिनोवियल फ्लूइड, ताकि एक दूसरे से ऐसे रगड़ ना आए। बोन्स एक दूसरे से टच करके ऐसे आगे पीछे जाएंगी तो बोन्स एक दूसरे को डैमेज करते हैं, तो सिनोवियल फ्लूइड भी जॉइंट को बनाने का एक पार्ट रहता है। अगर सिनोवियल मेम्ब्रेन में कोई इंफेक्शन आ गया है तो वो फ्लूइड कई बार कम हो जाता है, या इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पे साइनोवाइटिस हो जाता है, जिसमें पेन ज्यादा है। कई बार क्या होता है, हमारा कोई ज्वाइंट जो है ओवर यूज हो जाए, जैसे पीछे मैंने कुछ पेशेंट्स को अपने देखा है, अंगूठे दर्द हो रहे हैं यहाँ से ना, ये अंगूठे दर्द हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फोन पे हम ऐसे फटाफट फटाफट लगे हुए, दोनों अंगूठे से, दोनों हाथों से जिनकी टाइपिंग चलती है, अंगूठों से ओवर यूज हो रहा है, तो वहां पे आपको मेडिसिन तो देनी ही देनी है, साथ में इसको रेस्ट भी दिलाना है। बांध दो अंगूठा थोड़े दिन के लिए, ऐसे तो वो रेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चस्का बहुत बहुत बुरी चीज है। ये फोन का चस्का, रील्स देखना, चैटिंग, सहेली से बात करना या बॉयफ्रेंड से बात करना, ये बहुत बड़ा चस्का लोगे, तो ये नहीं जाएगा। तो आप उसको अगर बांध दोगे तो सही हो जाएगा। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस है, अगेन ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। कई बार नेक्रोसिस होता है बोन का, बोन टिश्यू ही जो होता है ना, वो डेड होने लग जाता है। ये भी एक मेजर एक रीजन रहता है। कैंसर्स, बोन कैंसर्स जो है, वो जो ज्वाइंट पेन है, मैंने कई पेशेंट्स में देखा है, आप पैथोलॉजी में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मरीज बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत एंजाइटी है, तो वहां पे भी कई बार ज्वाइंट पेन्स रहते हैं। कुछ हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं जो यहाँ पे पुश करते हैं इस पेन्स को। मसल्स जब थक जाते हैं बॉडी के, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करके ओवर यूज करते हैं हम बॉडी को, एक्सरसाइज ज्यादा हो जाती है, फैटीगनेस जो होती है, उसकी वजह से भी कई बार हमें लगता है हमारे बोन्स में दर्द, फीवर्स, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ये बोन पेन इसमें बहुत ज्यादा रहता है। हेपेटाइटिस बी और सी, इसमें भी बोन पेन रह सकता है। ब्लड कैंसर्स में, क्योंकि बोन मैरो पे कैंसर अटैक कर, बोन ही वीक हो रही है वहां, ठीक है। रोमैटिक फीवर हो गया। इसके अलावा रिकेट्स, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, ओवरवेट किसी को हो गया, कुछ इन्फेक्शन जैसे मम्प्स हो गया, फीवर्स हो गए, कुछ एलर्जीज हो गई, हाई टेम्परेचर हो गया, ये छोटे छोटे इन्फेक्शन में से भी कई बार हमको बॉडी एक्स रहते हैं और बोन्स का इशू हो जाता है। अगर हमें डायग्नोज वर्ड पता होता है, हम बोल रहे हैं ना कि डायग्नोज पता होने से है, तो जो हमने तो डील ज्वाइंट पेन को ही कर, सोच के देखो कि हम ज्वाइंट पेन को डील कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर, जितनी भी दवाई दे दोगे, क्या वो सही हो सकता है? वो मेटास्टेट करेगा। पेशेंट सफर कर रहा है ल्यूकीमिया से, बोन कैंसर से, उसे सॉरी ब्लड कैंसर से, बोन मैरो उसका जा रहा है, आप कितना भी उसका ज्वाइंट ठीक कर लो, क्या मरीज ठीक होता है? जब तक हम वोट ना दें, उधर दवाई ना दें, हम बेस ही उसका क्लियर ना करें, नहीं होता ना। सेम, अगर हमें पता है कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस आ गया और मेनोपॉजल एज का इशू आ रहा है, हमको वो ही रेमेडी देखनी है जहाँ पे हार्मोनल इशू भी होगा और जहाँ पे बोन का इशू भी, तो मरीज हमारा जल्दी ठीक होता है और हम मरीज को मैनेजमेंट भी दे सकते हैं कि आपने पालथी मार के नहीं बैठना है, आपका घुटना 90 डिग्री से नीचे नहीं आना चाहिए, आपका 90 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, होल्ड नहीं करेंगे आप घुटने को। सीढ़ियां जब भी चढ़ो तो स्लो होके चढ़ो, एक सीढ़ी पे 2 पांव रखिए, वॉक स्लो करनी है, आपने स्किपिंग नहीं करनी है, क्योंकि बोन डैमेज, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कॉर्नर्स डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है बोन्स में, घुटनों में हम क्या देखते हैं, बिल्कुल साथ जुड़ चुकी हो, आप स्किपिंग करोगे करोगे
अगर हमने एक्सरे में देखा है कि बोन्स उनकी बिल्कुल साथ आ गई हैं और आप स्किपिंग करोगे करोगे उसने एक दूसरे से टच कर, तो पेन ज्यादा होगा। इसीलिए अगर हमें डायग्नोसिस पता है और डायग्नोस के साथ हमको प्रोग्नोसिस पता है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है मरीज को ठीक करना और मरीज को देखना। कुछ मैं रेमेडीज भी इसमें बता दूं। अगर अर्थराइटिस है तो मेरी जो, मैं सिर्फ आपको टिप्स बता रही हूँ, इससे ज्यादा मेडिसिन भी हो सकती है, मैं सिर्फ आपको टिप्स शेयर कर रही हूँ जो इजीली आपको याद हो जाए, जो पहले 2-3 बार में आप यूज कर सकते हैं। अगर अर्थराइटिस है, साइनोवाइटिस है, तो आप ब्रायनिया या फिर पल्सिटेला बेस्ट रेमेडीज है, मेरे केसेस में कभी फेल नहीं हुई। और अगर शिफ्टिंग पेन्स हैं तो पल्सिटेला और कालमी। अर्थराइटिस है और वो भी शिफ्टिंग पेन्स है, कभी इधर तो कभी उधर हो रहा है, तो पल्सिटेला और कालमी कुछ भी आप देख सकते हैं वहां पे। ठीक है। अगर शिफ्टिंग पेन है और उसको फीवर नहीं है तो काली काव। मोशन के साथ एग्रावेशन होता है, ब्रायनिया, लीजम, नक्स और कॉल्चिकम। नक्स बहुत ही बेहतर रोल इसमें प्ले करती है। हम लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जीआईटी में काम करती है, अदरवाइज नहीं, पर नहीं, नक्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मसल शीथ का अगर किसी को कोई इश्यू आता है तो वहां पे रस्टॉक्स। ठीक है। अगर गाउटी इश्यूज आते हैं तो कॉस्टिकम, वाइकम, लीजम, एसिड बंजाइक, बहुत ही बेहतर इनके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और अगर गाउट है तो वो सबसे पहले छोटे ज्वाइंट्स को पकड़ता है और खास करके पैर के उंगलियों से सबसे पहले वहां पे आता है। अक्सर मैंने अपने केसेस में तब तक देखा है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैर की उंगलियों में भी हो सकता है, कहीं और भी दिख सकता है। अगर वो पैर की उंगली में आया तो लीडर पॉल इज द बेस्ट चॉइस वहां पे। ठीक है जी। छोटे ज्वाइंट्स में अगर रहता है इश्यूज तो क्वालिफाई। और अगर गनोरियल रिमेटिज्म है तो काली बाइक्रो, सॉरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो लिखिए कैलकेरिया का, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल इशू भी रहेगा। और अगर किसी को गाउट है और नोड्स भी वहां पे विजिबल दिख रहे हैं तो रोडोडेंड्रॉन बहुत अच्छा रेमेडी है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगी आप। ठीक है। एक कॉल्चिकम है जो शिफ्टिंग पेन्स रहती है गाउट में। ठीक है। ये तो मेडिसिन सिलेक्ट करने का तरीका है कि आपने ये देख लिया कि हाँ, ये इसको करंट फेज इसका ये चल रहा है, आप ये दे सकते हो, लेकिन अगर आप उसकी बैक हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपकी मेडिसिन बदल सकती है। लेकिन बेसिक रेमेडी आप वही रखिए जो आपको सामने दिख रहा है, ताकि पेशेंट रिलैप्स जल्दी ना हो, लंबे समय तक सही रह सके। बोन कैरीज में हम एसिड फ्लोर ले सकते हैं जहाँ पे नेक्रोसिस है। पेनलेस क्रैकिंग है, ऐसे लगता तो है पर घुटने के साथ ऐसे हड्डी के साथ हड्डी लग रही है, लेकिन वो पेनलेस हो, क्रैकिंग की आवाज तो आए पर दर्द ना हो, तो एकोनाइट। ठीक है जी। कार्टिलेज और टेंडन्स में अगर इश्यू आता है तो रूटा हम सब देते हैं ना, हम सब देखते हैं कि रूटा को हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। इवन मैंने देखा है कि फ्रैक्चर्स में अगर स्वेलिंग आ जाए फ्रैक्चर्स के बाद भी तो हम रूटा देते हैं। लेकिन कभी भी देखना, अगर क्रॉनिक स्वेलिंग रहती है और फ्रैक्चर के बाद लंबे समय तक 2 साल बाद भी वहां पे इश्यू आता है तो रूटा अच्छा काम करती है, लेकिन पेशेंट रिलैप्स हो जाता है। उस रिलैप्सिंग को खत्म करने के लिए आप विजबिडल आप यूज करके देखिए। ठीक है। बोन ट्रॉमा जो है सिम्फाइटम, नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करेगी। अगर नर्व इंजरी साथ में है तो हेपेरिकम। सैनोवियम पे मैंने आपको बताया, ब्रायनिया और पल्सेटेला बहुत अच्छा काम करती हैं। अ, ये तो रहे अपने ज्वाइंट्स के डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी जितने मेरे को याद आए। कोई और सवाल है किसी का? कोई सवाल? बॉल मैम जॉइंट्स अगर के मल्टीपल, हाँ हाँ, कैसे? कोई बात नहीं, डॉक्टर समीक्षा आप पूछिए। पूछ रहे
मल्टीपल जॉइंट्स अगर इन्वॉल्व हैं आर्थराइटिस में, तो पेशेंट्स कई बार आते हैं कि हमारे को आप दीजिए मेडिसिन, हमें एलोपैथी में पेन किलर्स नहीं लेने। तब हम कैसे करेंगे? हमें मालूम है हम उसको प्रॉपरली ठीक तो नहीं कर सकते, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं सरन और सरन आप ऑलरेडी ये हो गया हो। मल्टीपल ज्वाइंट्स शब्द मत सुनिए। आप ये देखिए कि उसको अर्थराइटिस है। हाँ जी। यू आर डीलिंग विद अर्थराइटिस। मल्टीपल ज्वाइंट्स उसका सिम्टम है ना। हाँ नहीं मैम, अगर मतलब जैसे फ्रीज भी हो चुके हैं, मतलब अब उसकी मूवमेंट बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है, तब हम हाँ, उनमें कैसे, हम लोग थोड़ा पेन्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं उस केसेस में? सिम्टम्स उस समय के क्या है? अब देखो उसमें कॉमन सिम्टम्स क्या है। फ्रीज हो जाता है, मॉर्निंग एग्रावेशन रहती हम्म। है ना। ठंड में ज्यादा तकलीफ रहती है। तो आप पेशेंट को पहले तो ठंड में रहना बंद कराइए ताकि ओके। पेन्स कम हो, है ना। ठीक है। पेन तो उसका एक चेहरा दिख रहा है हमें, हम्म। सिम्टम है ना, जो उसको डिस्टर्ब हाँ कर रहा है। जी। बीमारी तो कहीं और है। हम्म। वो उसको सिम्टम लेके ही चलिए कि ये पेन है और इस वजह से रहता है। इसको एग्रावेशन हवा की वजह से हो रही है, ठंडक की वजह से हो रही है, या फिर इसको ज्यादा काम करने की वजह से। ठीक है। अब वो चीज मतलब पकड़िए बस। ठीक है, वही मतलब एग्रावेटिंग सिम्टम्स क्या है, हमने वही लेने हैं उस टाइम के। मोडेलिटीज पकड़िए और साथ में अर्थराइटिस को छोड़ना नहीं है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। बस इजी हो जाएगा सोना केस। का एक ही कूलर इतना ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर कि मुझे लगा कि मुझे भी मंगाना चाहिए। क्या चीज, क्या पूछ रहे हैं आप? सामने आइए। हेलो। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। वो कुछ बजा था। अच्छा जी जी। किसी का और सवाल कोई? देखिए आज के टॉपिक का मेरा मकसद ये है कि हमें डायग्नोसिस क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता होगा हमें उसकी प्रोग्नोसिस, हम उसकी मैनेजमेंट इजी कर सकते हैं, है ना। केसेस रिलैप्स कम होंगे हमारे। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। एक ही पॉइंट को लेकर, एक ही सिम्टम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उसके बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। जॉइंट पेन मैंने से एक डी पेन पकड़ा है, कितने सारे बना दिए उसके, है ना। वो पता होना बिल्कुल। चाहिए हमको कैसे है। किडनी स्टोन का मतलब मेरे लिए वो न्यू था। मेरी लाइफ के ये 27 साल की प्रैक्टिस में मेरा वेरी फर्स्ट केस था वो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का, कि इतने ओके। फ्रीक्वेंट उसको बन रहे हैं और 4 बार ऑपरेट हो चुका है उस लेडी का। लेकिन अगर हमें नहीं मालूम होगा, अगर हम जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ऐसे थोड़े हो सकता है। फुल स्टॉप लगाकर कभी प्रैक्टिस मत करना। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, कभी किसी सेंटेंस में क्लिनिक में आप एटलीस्ट फुल स्टॉप मत यूज करो। आप डॉट 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 यूज करो। कभी भी कोई चीज उसमें एक्स्ट्रा सेंटेंस में ऐड हो सकती है। आपने हमने जहां फुल स्टॉप लगाया, मतलब ये खत्म है, उसके आगे पीछे तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। वो सेंटेंस बंद हो गया, खत्म हो गया। खत्म मत करो उसको, आगे वेट करो, कभी कुछ जुड़ जाए जुड़ जाए। नहीं जुड़ेगा तो कोई बात नहीं, जितना पता है उतने पे काम कर रहे हैं हम। ने तोरन का तो बोला है। हाँ, ये तुम्हारा ही हाँ एग्जाम्पल होता है, तुम ही स्टूडेंट्स को बताते हो। हाँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस और आरए फैक्टर की मेडिसिन सेम रहेंगी? किसकी? रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस हाँ, ऑलमोस्ट सेम रहती हैं समीक्षा। सिर्फ के सिम्टम्स आपको उस समय के कलेक्ट करने बीच में हम नोसोर्स भी दे सकते हैं? हैं। हाँ, दे सकते हैं अगर आपको लगता है। के ये अगर आपके केस ऑस्टियोआर्थराइटिस में के केस डिमांड में वो एक अगर नोसोर्स। आपके केस में डिमांड है, देखो आप यूज कर सकते हैं। या आपकी प्रैक्टिस में एडेड है, अगर आपके हाथ में बैठे हुए हैं रिसोर्ट में, है ना। हाँ जी। मैं मेड्राइनम यूज करती हूँ रीनल स्टोन्स में बहुत, तो मेरे हाथ में बैठी हुई है। मैं हार्मोनल केसेस में कलकेरिया का भी यूज करती हूँ, क्यों मेरे हाथ में बैठ गई, तो मुझे खुद ही किस अधूरा किस लगता है। में? कैलकेरिया का आप किस केस में? हार्मोनल केसेस में, जितने भी हार्मोनल हाँ। इश्यूज है, ओके। मेरा मेरा केस बिना कलकेरिया के नहीं निकलता। तो मुझे वो दिमाग में बैठ गया, तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी बनता है प्रैक्टिस के साथ।
चैलिडोनियम मेरी बेस्ट चॉइस रहती है मेरी क्लिनिक में, है ना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें आप कितने सैकड़ों केसेस सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आई थिंक सर आपसे करा था ना डिस्कस ये केस, हाँ जी मैम। खांसी का, है ना। हाँ जी। तो खांसी बहुत रहती थी और मेरे एक्यूट वीक मुझे ऐसे लगता रहता है, तो मैं हमेशा योगेश की हेल्प लेती हूँ। तो मैंने बड़ा बार उनको फोन करना योगेश को कि हाँ मुझे बताना बताना, तो जो दवाई बता देनी वो कुछ देर का असर, फिर वापस खांसी, फिर वापस खांसी, 2-2.5 महीने ऐसे ही निकल गए, उनकी खांसी नहीं ठीक हो रही। तो मुझे मतलब मैं बड़ी इरिटेट हुई कि ये खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही। तो वही फिर मेरा अपना जोन के हाँ मैं तो चैलिडोनियम तो देनी ही देनी है इसको, चैलिडोनियम दो, अगले अगले हफ्ते देखेंगे इसको, रीड करते हैं प्रॉपर। तो चैलिडोनियम के बाद जो उनकी रिकवरी आई वो बड़ी सही आई, और मुझे लगा चैलिडोनियम कैसे काम करती है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती थी, या तो मैं आंख बंद कर लूं, सुपरस्टिशियस हो जाऊं कि मेरी तो क्लिनिक में चैलिडोनियम चलती ही चलती है, मेरे हाथ में चैलिडोनियम काम करती है अमृत की तरह, या तो ये सोच के आंख बंद कर, या उसको इंक्वायर करूं कि क्यों चैलिडोनियम काम करी ना। दोनों चीजें अलग है। मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाना, मैं अपनी क्लिनिक में किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाती ही नहीं। फिर मैंने जब उसको इंक्वायर करा कि चैलिडोनियम काम कैसे करी स्पेशल, तो मैंने ये देखा कि चैलिडोनियम वर्टिब्रास पे भी काम करती है, आपके थोरेसिक वर्टिब्रा पे आई थिंक ये काम करती है, थोरेसिक या लंबर के बीच में कहीं काम करती है। और वहां से वो जो नर्व निकलती है वो कफ को पुश भी करती है, जो मैंने पूरा रीड करा था, मुझे प्रॉपर प्रोसेस नहीं याद लेकिन वो था। और उस लेडी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी था, और वो जो हड्डी उसकी टेढ़ी हुई थी ना, स्पाइन टेढ़ी हो रखी थी, और उस एरिया का जो स्पाइन था, वो जो थोरेसिक वर्टिब्रा उसका पकड़ा हुआ था, टेढ़ा हो रहा था, और वो नर्व उसमें आ रही थी जिसकी वजह से उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, और वो नर्व पुश कर रही थी उसकी कफ को। मैं आपको पूरा प्रोसेस, उसका केस पड़ा होगा मेरे पास, तो मैं वो पूरा आपको बताऊंगी भी किसी नेक्स्ट टाइम कि कौन सा वर्टिब्रा था, कैसा था, उसकी रिपोर्ट्स के साथ नेक्स्ट कभी सेशन में। तो इसीलिए उसमें चैलिडोनियम ने काम भी करा। कोई भी चीज अगर आपके केसेस में कुछ रिकवरी दिखाती है, उसको जानना जरूर कि क्यों हो गया। हम भगवान तो है नहीं ना कि हम कुछ देंगे तो सही हो जाएगा, कुछ तो लॉजिक होगा। वो लॉजिक हमें समझ आए या ना आए वो अलग बात, लेकिन उस लॉजिक को समझने की कोशिश तो करिए एक बार। बहुत सारी चीजें इस चीज में मुझे ये क्लियर हो गया कि हाँ चैलिडोनियम स्पाइन पे भी काम करती है ना, नहीं तो उससे पहले मुझे नहीं पता था। तो जब भी मेडिसिन को पढ़ते हो तो ये भी एक तरीका है, जो लोग अगर जानना चाहते हैं, जो लोग डायग्नोसिस पे काम करना चाहते हैं, या जिनका क्वेश्चन रहता है कि हम तो होम्योपैथ्स हैं, हम डायग्नोसिस पे काम क्यों करें भाई, हम तो सिमलिमम को टच करेंगे भाई। जो डायग्नोसिस को देख रहे हैं वो भी सिमलिमम को टच कर रहे हैं। कहाँ सिमलिमम नहीं होता बताओ, कोई भी मेरे को एग्जांपल बताओ। सिमलिमम तो सभी टच करते हैं, इवन एलोपैथ्स भी, तभी तो उनके भी केसेस ठीक होते हैं ना। अगर उनको पता है कि इकोलाई की दवाई देनी है, वो देंगे देंगे जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करे। आखिर सिमलिमम तो उन्होंने भी टच करा। कोई सवाल? ये रहता है T5 और T7 में, मुझे याद आया चैलिडोनियम थोरेसिक जो, हाँ मिड थोरेसिक जो रहते हैं ना मेरे ख्याल से 5th और 7th में जाके वहां पे, और उसका वही था। और इसके बाकी के सिम्टम्स जैसे गेस्ट्राइटिस ये सब चीजें भी रहती है। अगर ये नर्व को आप पढ़ो ना, इसमें से कौन सी निकलती है, कहाँ कहाँ जाती है, तो वो चीज वहां पे फर्क पड़ता है। पूरी तरह से वो केस ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो टेढ़ी है, लेकिन हाँ कुछ रिलैक्स हुआ। पूरी तरह से कैसे ठीक हो सकता है जब तक वो पूरा खुलेगा ही नहीं, और पूरा खुलेगा है नहीं क्योंकि वो बहुत ओल्ड है, अब 75 के आसपास थी। इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि चैलिडोन दे दिया, देखो इसी पे कर लिया ठीक हो गया, अब इसको कुछ नहीं हो सकता ना। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी
उसको रिलैक्सेशन मिली, जो भी उसको इम्प्रूवमेंट दिखी, वो इसी रेमेडी से है। मैम कफ उसका ठीक हो गया था ना? नहीं, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ सर। अच्छा, कफ भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ? पूरी तरह से हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो ओके। अभी फिर भी टेढ़ी है ना। हाँ थोड़ी जी, हाँ देर जी। के लिए ठीक हुआ, लेकिन उसको कुछ तो असर हुआ। ओके। किसी भी दवाई से कोई असर नहीं आ रहा था, हम्म। उस दवाई से थोड़ा असर तो दिखने लगा अब। ठीक है। असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पे वो जो है थोरेसिक वर्टिब्रास हैं, वो ही टेढ़े हैं, वो हम्म। सीधे नहीं होंगे। नहीं वो तो ठीक है, हाँ जी। एस एस बनी हुई है ना स्पाइन की उनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो दैट तो कॉल वो फॉर सर्जरी के कैसे, मतलब क्या फिर उनका? देखिए, वो 75 के आसपास है वो लेडी, तो हम्म। सर्जरी में तो वो नहीं जाएंगी। ओके। तो अभी तो उनका जैसे हमने वो ये यहाँ पे लंबर्स में लगाया हुआ है एक बेल्ट, और पीछे बेल्ट लगा के ऐसे सीधी करी हुई है थोड़ी बहुत, जिससे कुछ कुछ अच्छा। उनको आराम मिलता है। पर ओके। अदरवाइज वो ऐसे नहीं हो सकता ना। जो हमारे लिमिटेशंस हैं, जो सर्जरीज ही या सर्जरीज ही हो सकती है। और ये इसको हाँ ये जी, मत समझो कि हमारी लिमिटेशंस है, एलोपैथ्स में भी सेम होता है ना। बिल्कुल मैम, हाँ जी। वो ओपनली होता है मानते उनमें। हैं कि हाँ यार ये नहीं हो सकता, हमसे छुट्टी। हाँ जी, हाँ हम लोग जी। भगवान बन जाते हैं, वो गलत होता है हमारे लिए, हम्म। है ना। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल मैम। कुछ रेमडीज हैं, जैसे थोरेसिक रेमडीज हैं, T1 2 पर हमारी सिमसिफू का बहुत अच्छा काम करती है ना। और T3 T4 इस पे हमारी रेनोन+ बहुत अच्छा काम करती है। T5 T6 पर हमारी पल्सिटेला बहुत अच्छा चलेगी। और T8 से लेकर L2 तक जो नीचे वाले हैं, वहाँ अगेरिकस बहुत अच्छा करती है। और इनको मैंने अगेरिकस भी दी थी बीच में, क्योंकि वो ऐसे बना हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था ये वाला तो नहीं कुछ जा रहा कहीं। तो जब मुझे चैरिडोनियम ने दिखाया कि असर हो रहा है, तो मैंने बाकी के भी सारा कुछ उनका यूज करके देखा कि देखो कुछ और तो नहीं रहता। पर अब थोड़ा बहुत फर्क है, ऐसे मैं कह नहीं सकती कि वो कंप्लीटली क्योर्ड है। क्योर्ड केस नहीं हो सकता वो कभी, क्योंकि कॉजेशन अंदर है। और ओल्ड एज में जाके क्या होता है, डैमेज ज्यादा रहता है, रिकवरी कम होती है। यस मैम। कोई और सवाल भाई? जल्दी जल्दी आ जाओ फिर चले। कोई नहीं। बस करें फिर। हाँ, चलो समीक्षा ओके का जी, बाय कोई बाय। सवाल है? इसका समीक्षा का? समीक्षा, नहीं समीक्षा कोई? समीक्षा भाग गई है। है, बात नहीं कर रही है। चलो कोई नहीं, मैं एंड करता हूँ। चलो ठीक है, ओके जी, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगली बार को थैंक यू अच्छा मैम। टॉपिक निकालूंगी। इस बार तो मैंने फ्लो फ्लो में कराया, जो भी कराया देखते हैं क्या रिजल्ट नहीं आता नहीं, है बहुत इसके। बढ़िया, बहुत बढ़िया था।